नमस्कार, मैं हिमांशु एक बार फिर से आप सभी का जेस 24 न्यूज में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए जिनसे हम जानेंगे तमाम यहाँ की जनता के सवाल, हमारे जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर जो सवाल बने उसको, और यहाँ जो तमाम जो गतिविधियाँ हो रही थी जो भीम विधानसभा क्षेत्र में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में। जैसा कि सर आपकी 2 पीढ़ी से लगातार कोई ना कोई आपकी सेना में रहे और देश सेवा में अपना सहयोग दिया, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको सेना में जाना चाहिए? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे सही बात है कि मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी आर्मी में रहे और पिता स्क्वाड्रन लक्ष्मण सिंह जी एयरफोर्स में रहे और पूरे परिवार में फौजी बैकग्राउंड होने के कारण घर में व्यक्ति निश्चित तौर पे सोचता है कि मैं भी फौज में जाऊं। तो मुझे थोड़ा फ्लैट फुट की प्रॉब्लम थी, तो पिताजी ने पहले ही शुरुआती दिनों में स्कूल के दिनों में देख लिया था, तो वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर शुरुआत से ही उन्होंने कहा कि फौज में जाना तुम्हारे लिए ईजियर नहीं रहेगा, फ्लैट फुट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी ये बात पक्की है कि पूरे परिवार में किस तरह का फौजी बैकग्राउंड था, तो मेरी खुद की तमन्ना थी। और छोटे वाले ब्रदर की भी एक अंगुली में छोटी सी इंजरी हो गई थी, तो शॉर्ट हो गई फिंगर, तो इस कारण से हमारे परिवार में से किसी को फौज में जाने का फिर सौभाग्य नहीं मिला इसी पीढ़ी में। जैसा कि सर जैसे आपका एक इंटरव्यू हुआ था 3 साल पूर्व में कोई न्यूज चैनल बड़ा नेशनल चैनल पर, उसमें आपने कहा था कि मैं आते ही पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाऊंगा 400 मीटर का। तो आप किसी खेल से जुड़े हुए थे या आपका कोई विशेष प्रेम था किसी खेल से, इस वजह से आप युवाओं के लिए ऐसे स्टेडियम बनाना ये योगदान करते रहे? निश्चित तौर मैं पहले स्पोर्ट्स में बहुत जुड़ा रहा, क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से खेली, बहुत सालों तक खेली। तब उस जमाने में तो माता पिता इच्छुक भी नहीं होते थे कि खिलाड़ी बने बच्चा, वो सभी चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई करे, तो छुप के ही खेलना पड़ता था और जहाँ जैसे मौका निकाल के। पर निश्चित तौर पे बहुत दिलचस्पी थी स्पोर्ट्स के अंदर, तो मेरी पहली इच्छा यही थी कि किसी भी स्पोर्ट्समैन को उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और गाँवों के अंदर हम जब तक स्पोर्ट्स नहीं ला पाए, और मेरे ख्याल में हमारा जो पंचायतों में स्टेडियम बनाने का जो एजेंडा था वो धीरे धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा। और अब आप देखिए ग्रामीण ओलंपिक की बात आई, तो जब ग्रामीण ओलंपिक की बात आई तो कहा कि भी पंचायतों में मैचेस कराएंगे, तो वही चीज जो हम सोच रहे थे, जो 3.5-4 साल पहले मैंने जो कल्पना की थी उसकी। तो सर आपने क्या, जैसे कि ग्रामीण ओलंपिक स्टेट लेवल तक होगा जो जयपुर में आयोजित होगा, तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की कि सेंटर से नेशनल लेवल पे भी कराया जाए, जैसे खेल इंडिया खेल भी होता है उस हिसाब से इसको? ये होना चाहिए, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा 3rd ईयर के बाद, 3 साल के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि निश्चित तौर पे कोरोना से हमारे बच्चे बहुत दूर हो गए, स्पोर्ट्स से भी दूर हो गए, एजुकेशन से भी दूर हो गए। तो सर कई मीडिया में ये चल रहा था कि चुनावी पास आने की वजह से ऐसी योजना और तेजी से खेल की जब ये चुनाव, तो अब 4-6 महीने पहले अगर आप करते हो तो निश्चित तौर पर ऐसा कहेंगे, पर 1.5-2 साल पहले जो एक्टिविटी इनिशिएट हो जाए तो हम मिड ऑफ द वे में, और वो भी तब जब हमने 2 साल कोरोना को झेला है और 2 साल तो हम कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे थे। और ये हकीकत है, ये ऑनेस्ट असेसमेंट है कि हमारे बीच में ये बातचीत 2020 के आसपास ही हो गई थी, जब अशोक चांदना जी ने और सब ने हमने तय किया था बैठ करके कि गाँव के लेवल का ओलंपिक होना चाहिए। तो सर माना जा सकता है कि जब कोई यंग लीडर आए, जैसे कि स्पोर्ट्समैन जो यंग था, ऐसी सोच आई, इस वजह से पीछे क्या चांदना जी का भी हाथ माना जा सकता है? डेफिनेटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर यंग होने का फायदा तो राजस्थान को मिल ही रहा है, और वो खुद स्पोर्ट्समैन भी है और हर तरह का खेल बहुत दिलचस्पी के साथ खेलते हैं, इसलिए इसका बेनिफिट मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में उन्होंने समय समय पे एडवाइस भी किया, सलाह भी दी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो इसीलिए राजस्थान में स्पोर्ट्स के लिए एटमॉस्फेयर बना है। जैसे कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सर ने डबल एमए कर रखी है, तो सर एक एमए का फील्ड अलग और राजनीति में आना, तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहा सर? देखिए, मैं एमकॉम भी कर लिया और एमबीए भी कर लिया। हाँ। तो बेसिकली पहले तो मैं चाह रहा था कि एमबीए करके और कहीं नौकरी करें और किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, पहला फोकस तो यही था, क्योंकि परिवार में इस तरह की मानसिकता नहीं थी कि सभी राजनीति में आते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने खुद ने स्टेट गवर्नमेंट में भी काम किया एज एडवाइजर, फिर खुद का व्यवसाय भी किया, और फिर कांग्रेस पार्टी में एक पॉलिसी बनी रातों रात में 2018 के चुनाव के समय, कि जिनके काफी समय से जो लोग राजनीति में हैं और
कोई फॉर्मूले के तहत उन्होंने कहा कि नए फेसेस को लाया जाए, तो उसमें फिर रातों रात फिर मुझे इस तरह का मौका मिला और इस क्षेत्र में शायद कुछ सर्वे हुए, उसमें इस तरह की बात आई कि भी लड़ाया जाए। तो सर ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों से तुम्हें ये ज्ञात हुआ कि आप 2003 में भी चुनाव में अपने राजनीति में जाने का प्रयास किया था। जी हाँ, वो एक असफल प्रयास था और उस समय छात्र राजनीति से, चाहे जयपुर में हो चाहे ब्यावर में हो, सब जगह मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। तो उस समय सभी साथियों का और सबका ये सोच थी कि चुनाव लड़ा जाए और युवा जोश था, पर एक तरह से असफल प्रयास था, क्योंकि जब तक आप किसी पार्टी के साथ जुड़ के, आइडियोलॉजी के साथ जुड़ के और एक संगठन के साथ जुड़ के आप जब तक काम नहीं कर पाते हो, आपको सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सर ये 15 साल का गैप रहा 2003 से 2018, तो क्या हार की वजह से ये गैप आया या क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, वो क्योंकि कुछ चीजें हम लोग अपने अनुभव से सीखते भी हैं कि दो जने परिवार में राजनीति एक साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में रह नहीं सकते थे। मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और वो मुझे लगा कि जब भी उचित समय होगा, जब किसी पार्टी के द्वारा कोई मौका मिलेगा, तब निश्चित तौर पे भाग्य आजमाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। फिर पिताजी का जब टिकट नहीं देके पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो 2018 में मुझे सेवा करने का, भीम देवगढ़ में काम करने का अवसर मिला। ये थे राष्ट्रीय मुद्दे या स्टेट मुद्दे के बारे में हम बात किया। हम स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं कि जैसे कि हमने भीम में एक सर्वे भी किया था और वहाँ लोगों की कई समस्या थी, उनमें से एक प्रमुख समस्या जो हमें हर जगह से मिली कि वहाँ बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, तो उसकी क्या समाधान के लिए आपने प्रयास किया है? देखिए, भीम का और देवगढ़ के अंदर जो कोर डिफरेंस है वो सब जानते हैं, नगर पालिका होना नहीं होना। भीम और देवगढ़ की ऑलमोस्ट आबादी बराबर सी है और देवगढ़ में नगर पालिका बहुत पहले ही शायद 1957 के आसपास हो गई थी। तो उसके बाद से देवगढ़ में एक नगर पालिका कल्चर डेवलप होगी। सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी उपलब्ध हैं अपने पास नगर पालिका में, मतलब मेरे ख्याल में 50-100 कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो सर ये इसके कारण देवगढ़ जो नगर पालिका है उसकी साफ सफाई बहुत अच्छी हो पाई। और भीम में मैं जो मानता हूँ, जो प्राइमा फेसी रोल है, उतनी ही आबादी है, उल्टा थोड़ा सा भीम बिखरा हुआ भी है, थोड़ा बड़ा भी है एरिया के हिसाब से देखा जाए तो। देवगढ़ मतलब परकोटा क्षेत्र के अंदर ही मेन पूरा शहर है, तो उस भीम को एक पंचायत हैंडल नहीं कर सकती। 30,000 की आबादी को, मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उसको पंचायत हैंडल नहीं कर सकती और भीम में भी नगर पालिका होनी चाहिए। तो सर वो क्राइटेरिया 15,000 का बना, 15,000 से 1 लाख के बीच में पॉपुलेशन को नगर पालिका में कन्वर्ट कर सकते। तो अभी कई 5 नगर पालिका भी अभी इसी लास्ट बजट में हुई है, तो क्या अब आगे मुख्यमंत्री जी से वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार, मैंने हमेशा जो भी काम भीम देवगढ़ में किया है स्थानीय जन लोगों की मांग के अनुसार किया है। अभी भी भीम वालों को मैंने सभी लोगों को, पंचायत के लोगों को कहा है कि आप अपना सर्वे कराएं और व्यापारियों से बात करें, प्रबुद्धजनों से बात करें। तो इसमें क्या राजनीति समझी जा सकती है क्या? नहीं, राजनीति नहीं, इसमें एक इश्यू ये आता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो नरेगा में काम करते हैं भीम के अंदर, उन लोगों का नरेगा का इसीलिए अब हमारे लिए अवसर अच्छा हो गया। मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई अभी तक शहरी रोजगार नहीं था, अब शहरी गारंटी, रोजगार गारंटी योजना आ गई, कुछ लोगों को हम उसमें एडजस्ट कर पाएंगे और ज्यादातर जो नरेगा ओरिएंटेड जो गाँव है, शायद उनको थोड़ा सा एक्सक्लूड करके एक नगर पालिका क्षेत्र बनाने की मैं मेरे मन में एक कल्पना रखता हूँ। और जनमानस का और जनता का सपोर्ट होगा, डिमांड रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, तो आने वाले समय में हमको सकारात्मक इसमें परिणाम मिलेंगे। जैसे कि एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू दिया गया था, उसमें कहा था कि जनता ने आपको मौका दिया है, तो उसके पीछे कारण था कि जो अतिक्रमण हुआ है और जो सबसे बड़ी समस्या जल पानी की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो आपके जो 3-4 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें आपके क्या विकास कार्य रहे? देखिए, सबसे बड़ी तो जो पानी, जो आपने बात बताई, सबसे सही बात है कि इस पूरे इलाके की जो कोर प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए तो सर जो भी मेला, पशु मेला है, वो भी स्थगित होने के पीछे भी यही कारण है। वो भी स्थगित हुआ। अगर हमारी 70 साल की सबसे बड़ी भी समस्या है, और यूं कहें कि पिछले 70 साल की जो हमारी विफलता है, वो यही रही है राजनीति के क्षेत्र में कि हम लोग कोई बड़ी जल योजना से भीम देवगढ़ को जोड़ नहीं पाए। और मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है, राजनीति की बात नहीं कर रहा, पर जब भीलवाड़ा में चंबल का पानी आ रहा था, तो जब वो प्रोजेक्ट चल रहा था, तब हमारे तत्कालीन जो समय के जो भी लीडर्स रहे यहाँ पे, जो राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने उसमें एक्टिव रोल प्ले नहीं किया।
और उसका नतीजा ये रहा कि भीम और देवगढ़ उससे अछूता रह गया। हमारी आप स्थिति देखें अगर तो हम अरावली के टॉप पे बसे हुए हैं और हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारा पानी एक बूंद भी हमारे पास नहीं रुकता है। इधर नीचे मारवाड़ चला जाता है और इधर मेवाड़ में बीसलपुर के अंदर कैचमेंट पे चला जाता है। एक ऐसा इलाका जो पूरे राजस्थान को शायद पानी दे रहा है। हम इस पूरे अरावली क्षेत्र का ही पानी बह करके बीसलपुर में जाता है, जिससे जयपुर बीता है, अजमेर, अजमेर है, ब्यावर और ये जवा जाए। तो मैंने जब उसको नक्शे पे रख के देखा विधायक बनने के बाद में कि इस तरफ तो भीलवाड़ा में तो चंबल का पानी आ गया और ब्यावर में बीसलपुर का पानी आ गया, आमेर तक वाघेरी का नाका का पानी आ गया, नाथद्वारा में वाघेरी का नाका का पानी है। तो जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली बैकवर्ड रहा पानी के क्षेत्र से वो भीम और देवगढ़ रहा। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा कोई था तो इसके लिए पेयजल की व्यवस्था करना था, वो भी सतही जल स्रोत से, यानी अंडरग्राउंड वाटर से कुछ नहीं हो सकता, सरफेस वाटर यानी किसी नदी से लाओ, किसी बांध से लाओ। तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि चंबल से लाया जाए जिसमें सदाबहार पानी मिलता है, राउंड द ईयर पानी है चंबल के अंदर। बीसलपुर में फिर भी कभी तालाब बांध भरने में रह जाता है पर चंबल में कभी पानी कमी नहीं है। तो हमने उसको चंबल से कनेक्ट करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 1300 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया। और आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ में बैठ करके, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 12 तारीख को आज ही इनके टेंडर्स पूरे रिसीव हो गए हैं और हमारे जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 4 कंपनियों ने इस टेंडर में भाग लिया। जमीनी लेवल पे किस प्रकार कार्य रहेगा इसका पूरा? हाँ, तो इन चारों कंपनियों का में से किसी एक कोई L1 जो भी होगी उसको टेंडर अवार्ड हो जाएगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका शिलान्यास करवाएंगे और उसके बाद में इसके करीबन 13-14 पंपिंग स्टेशन बनेंगे और करीबन सैकड़ों टंकियां पर निर्माण होगा। और यहाँ से लेकर के ठेठ चंबल तक हम लोगों को अलग से पाइपलाइन लगेगी हमारी पूरी, मतलब सेपरेट लाइन आएगी। मतलब तो भीलवाड़ा वाला उसमें कनेक्ट नहीं किया? नहीं, हमारे लिए पूरी सेपरेट लाइन है पूरी, इसीलिए इसमें पैसा ज्यादा लगा। और यही मेरा कहना है कि अगर पूर्व में ही काम हो जाता तो ये मेरा आरोप भी है और मेरा दुख भी है इस बात का कि स्टेट का इतना पैसा खर्च नहीं होता। 200-250 करोड़ रुपए में मेरे ख्याल में उस समय हम भीलवाड़ा का पार्ट बन जाते और वो योजना भीलवाड़ा भीम देवगढ़ योजना भी बन सकती थी, उसी सेम योजना का हम हिस्सा बन सकते थे। बट अब ये इतना पैसा हमको लेना पड़ा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदार हृदय होकर के हमको पैसा दिया और जिस बजट में हमको ये पैसा मिला था उसमें 4000 करोड़ को राजस्थान को मिला और एक विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री जी ने इतना रुपये दे दिया। तो इससे हमारी काया पलट हो जाएगी और आज इतना शुभ दिन है कि हमारा टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोगों को आगे ही बढ़ना है, फॉरवर्ड लुकिंग है हम लोग, और आने वाले साल 2 साल 2.5 साल में हर घर घर के अंदर चंबल का पानी पहुंच जाएगा। मतलब चुनाव से पहले की देखिए, चुनाव के पहले और बाद की मैं नहीं कहता, पर योजना शुरू हो जाएगी, काम त्वरित गति से चलेगा, कई जगहों पे पानी पहुंच भी जाएगा, कई जगह पंपिंग स्टेशन पे बनेंगे, प्रक्रिया में रहेगा। पर ये हम नहीं कह सकते कि काम शुरू नहीं हुआ या प्रक्रिया में नहीं है, कोई भी काम को होने में समय तो लगता है। अब मैं मानता हूं कि साल, 1.5 साल, 2 साल में पानी पहुंच जाएगा। अब उसके दरमियान जो भी प्रक्रिया है, काम करने का जो प्रोसेस है, वो तो पूरा हो गई। तो सर, जैसे कि चंबल पानी की बात हो गई, अब युवाओं के ऊपर हम आते हैं। युवाओं के लिए क्या योगदान रहा इस क्षेत्र के लिए? विशेष तरह से यहाँ आर्मी एरिया होने के बावजूद भी यहाँ कोई न सैनिक स्कूल है या संपूर्ण रूप से 2 साल 3 साल पूरे एनसीसी की व्यवस्था भी नहीं थी। तो किस प्रकार आप कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में? देखिए, युवाओं के लिए जितना हम सोचा था, हमने जो विजन किया था कि भाई देवगढ़ और भीम के अंदर 2 बड़े लेवल के स्टेडियम्स हों और बाकी हमारी 54 पंचायतें हैं। 54 में से करीबन 5-7 पंचायतें तो ऐसी है जहाँ पे स्थानीय उपलब्ध नहीं है, जहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, जहाँ स्टेडियम जितनी जगह भी उपलब्ध नहीं। पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 51 पंचायतों में तो हम स्टेडियम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 35 पंचायतों के हम सैंक्शंस दे चुके हैं, उसमें या तो बन चुका है या निर्माणाधीन है, अंडर प्रोसेस है। उसमें हमारी सोच यही थी कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक स्टेडियम बने, जिसको वहाँ के पुराने फौजी लोग उसको मैनेज करें, पुराने जो PTIs हैं हमारे स्कूल्स के, वो मैनेज करें, और यूथ उसमें 400 मीटर के रनिंग ट्रैक का फायदा उठाए, क्रिकेट के मैदान का फायदा उठाए, कबड्डी के मैदान का, वॉलीबॉल का, इन सब स्पोर्ट्स को खेले। और जो इस पूरे इलाके की गुडविल रही है फौज, यहाँ से हर 3-4 घर का भी फौजी फौज में गया है, वो कोई गुडविल वापस आए और फौज में हमारे बच्चे और ज्यादा भर्ती हों और नौजवानों को एक डायरेक्शन मिले, स्पोर्ट्स के द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे इलाके में आए।
ये हमारा एजेंडा था। और मुझे 2 साल के कोरोना होने के बावजूद मुझे बात की खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी रहा, हमारे प्रभारी मंत्री उदयलाल जी का भी आशीर्वाद रहा, हमारे जो पहले जिला कलेक्टर थे अरविंद पोसवाल जी का मैं उनका वर्णन करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ये सारे स्टेडियम हमको उन्होंने सैंक्शन किया, और अब जो बचे हुए 10-15 जगह हैं वहां भी हम लोग अगले जो DMFT की मीटिंग है उसमें कराएंगे। सर, जैसे कि आए दिन ब्यावर में आप चर्चा में रहते, तो क्या अगर ब्यावर जिला बनता है तो क्या आप अपना आगे उद्देश्य आजमाना चाहेंगे? देखिए, ब्यावर मेरी जन्मस्थली रही है, और क्योंकि स्कूलिंग वहां से हुई, परिवार वहीं रहा, तो ब्यावर में मित्र हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। परंतु ब्यावर के लिए जिला बनने की जहां तक मांग है, उसके लिए तो हम निश्चित तौर पे उनका समर्थन भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे, जहां भी जब अवसर मिलेगा उसकी मदद करेंगे। पर जहां तक कर्मस्थली की बात आती है, तो कर्मस्थली या जहां हमने काम किया है, जहां हमारे लिए लोगों ने हमारे लिए एक सपना सोचा है, और हमने जिस इलाके के बारे में सपना सोचा है, वो भी देवगढ़ है। तो आप जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी दिलचस्पी रहेगी कि इस इलाके का जब तक लोग आशीर्वाद देंगे उसका अच्छे से अच्छा सेवा कर सकें, अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो सर, जैसा कि 1980 के बाद किसी महिला को भीम विधानसभा क्षेत्र में खड़े होने का मौका नहीं मिला, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से भी देखा जाता, तो इसके पीछे क्या कारण रहा सर? मेरे ख्याल में किसी उम्मीदवार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके लिए तो उम्मीदवार का तैयार होना, उनकी इंटरेस्ट होना, वो बहुत जरूरी है, और समय आने पे अगर कोई उचित उम्मीदवार होगा तो वो सामने भी आएगा और जनता उसको आशीर्वाद भी देगी। सर, जो रिको इंडस्ट्री एरिया है जो यहाँ घोषित हुआ है 1-1.5 वर्ष पूर्व, तो वो जमीनी लेवल पर कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, रिको का पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है, रोड्स बन चुकी हैं, शायद बिजली के काम भी, लाइट का काम भी हो चुका है। कुछ लोगों ने 40-50 लोगों ने, जहां तक मुझे बताया गया है, कि उसमें प्लॉट्स ऑप्शन में लिए भी हैं। धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी है, जो देश में भी मंदी है, जो ग्रेनाइट इंडस्ट्री मार्बल में जो मंदी चल रही है, उसका इफेक्ट जरूर है। उतना फास्ट स्पीड से हम लोग उसमें फैक्ट्रीज को आते हुए नहीं देख रहे हैं, पर आने वाले 1-2 साल में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आप जो ये बगड़ टॉल से लेकर के और कामली का चौराहे तक का इलाका है, ये आपका एक बिजनेस हब बन जाएगा, बिजनेस सेंटर बन जाएगा। हजारों की तादाद में बाहर की कंपनियों को भी यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी क्या? नहीं, वो तो टेंडर में जो आदमी प्लॉट ले सकता है, ऑक्शन में बिड करता है, उसको ये प्लॉट मिलेगा और वो अपना इंडस्ट्री यहाँ लगाएगा। परंतु मेरा ये कहना है कि जो अदर देन रिको के अलावा भी डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट यूनियंस बनेंगी, शॉप्स लगेंगी, दुकानें होंगी, होटल्स होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, तो हमारे नौजवानों के लिए एक मौका मिला है। उनको आने वाले समय में धीरे धीरे हम इस मंदी से भी उभरेंगे, 4-6 महीने में, तो धीरे धीरे सिचुएशन सुधरेगी। बट हमारा भविष्य अच्छा है इस इलाके का, क्योंकि खूब हमारे पास मिनरल है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, ग्रेनाइट से भंडार है। सर, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था ग्रेनाइट हब या मंडी बनाने का यहाँ प्रस्ताव, तो वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे जैसे प्रोसीड करेगा, हम लोग आगे जो दूसरी चीजें हैं, ग्रेनाइट मंडी बनाने का, सरकार से दूसरे और मतलब फायदे लेने का, वो सब काम, तमाम काम हम करते रहेंगे। पर अब अभी हम चाहते हैं कि हमारे औद्योगिक घराने जो है वो यहाँ आए, यहाँ पे उद्योग लगाएं, और वो धीरे धीरे स्टैब्लिश हो, और भीम और देवगढ़ के अंदर ये जो एम्प्लॉयमेंट की मेगा अपॉर्चुनिटी आई है, इसका फायदा हमारे इलाके के नौजवानों को मिले। जैसे कि हम बात करते हैं बालिका शिक्षा या बालक की शिक्षा के लिए, यहाँ इस क्षेत्र में पहले एक साक्षरता देखी जाती तो कम थी, तो अब इस क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है? जैसे प्राथमिक विद्यालय में क्या बदलाव हो रहा है, या वहाँ एनसीसी की व्यवस्था हुई है? इन तमाम सवालों से हम जवाब जानेंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं यूँ कहना चाहूंगा, 15 साल हम बहुत पिछड़े। 15 साल में स्कूलों की क्रमोन्नत करने की जहाँ बात आई, कई गांवों में लोग 8वीं से 10वीं मांग रहे थे, 10वीं स्कूल को 12वीं करना चाह रहे थे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना, और तकरीबन 40 से 50 स्कूलों को मैं क्रमोन्नत कराने में कामयाब रहा हूँ। चाहे नई स्कूल खोलनी है, चाहे उसको तो सर, विपक्ष द्वारा तो यही कहा जा रहा है कि क्रमोन्नत तो किया जा रहा है, लेकिन स्टाफ पूरा कब होगा? देखिए, ये सब क्रमबद्ध, चरणबद्ध प्रक्रिया है। हम हमारे विपक्षियों की सभी बातों का आदर करते हैं, पर मैं ये उनको ये कहना चाहूंगा कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसको पॉजिटिवली अगर आप देखोगे तो उसका एक सोसाइटी में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर स्कूल प्रमोट ही नहीं होगी तो टीचर कहाँ से आएंगे? पहला स्टेप तो स्कूल को प्रमोट करना है। और ऐसी बात नहीं है, जो महात्मा गांधी स्कूल हमने इंग्लिश मीडियम खुलवाया, उनमें आगे हैं टीचर्स,
जो हमने प्रमोट करी है, जिसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सैंक्शन सब आ चुकी है, उन सब में थोड़े थोड़े टीचर्स के आने का क्रम जारी है। उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा, भीम और देवगढ़ दोनों जगह पे हमारे कॉलेजेस में साइंस फैकल्टी नहीं थे, हमने दोनों में साइंस फैकल्टी करा। आज भीम में तो करीबन 350 बच्चे साइंस मैथ्स बायो में पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर। ITI की प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, टेक्निकल एजुकेशन कहाँ जाए बच्चा लेकर। तो सर कहा जाता है कि प्राथमिकता भीम को दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, देवगढ़ में भी साइंस फैकल्टी है, भीम में भी साइंस फैकल्टी। ITI हमने देवगढ़ में भी खुलवाई, भीम में भी खुलवाई। कहीं किसी तरह का कोई आप ये मान के नहीं चलें, ये एक मिथक है किसी भी तरह के। आप स्टेडियम की बात करते हैं तो भीम के लोग तो उल्टा कहते हैं कि देवगढ़ में आपने इतना आलीशान स्टेडियम बना दिया। तो जो जहां जितना जल्दी प्लेस्ड हो सकता है, भीम का भी बन रहा है और वो बनने जा रहा है धीरे धीरे करके। तो मैंने तो अपने नाम के आगे कभी भी सुदर्शन सिंह रावत विधायक भीम नहीं लिखा, मैंने तो हमेशा विधायक भीम देवगढ़ लिखा। और ये आज से पहले कभी नहीं, वहां पर चेक कर लीजिएगा, 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो बराबर का दर्जा दिया है। ITI दोनों जगह खुलवाई, दोनों जगह साइंस करवाई है, गर्ल्स कॉलेज भीम में आया है, तमाम जितने भी पढ़ने के स्कूल कॉलेजेस प्रमोट हुए हैं, सब अच्छे लेवल पे काम हुआ है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जितनी स्कूल्स के अंदर है, रूम्स की बात थी, एक्स्ट्रा क्लासरूम्स, तो क्लासरूम्स की इतनी कमी थी कि बच्चे बाहर बैठ रहे थे। 100-150 से ऊपर हमने कमरे सैंक्शन कर दिए अभी तक, और 100-150 चल रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। स्कूल्स की सारी बिल्डिंग का दृश्य बदल रहा है। आप देवगढ़ की स्कूल का ही देख लीजिए, आपका बास्केटबॉल का इंडोर कोर्ट है, पूरा कवर्ड है पूरा एक तरीके से। आप राजस्थान बहुत कम स्कूलों में इस तरह का कोर्ट देख पाएंगे। सभी स्कूल्स के अंदर हमने, देवगढ़ की जहाँ तक बात कर रहे हो, भीम की किसी स्कूल में सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट नहीं, देवगढ़ के तमाम स्कूलों में हमने सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट्स की व्यवस्था करने की कोशिश की है। इसलिए जो डेवलपमेंट है वो टोटलिटी में हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है किसी तरह की। और इलाके जहाँ जहाँ जो डिमांड है, डिमांड ओरिएंटेड वर्क है। देवगढ़ में स्पोर्ट्समैन जो बास्केटबॉल बहुत खोलते थे, तो डेफिनेटली बास्केटबॉल। सर महिला सुरक्षा के लिए क्या रहा, जैसे थाने की व्यवस्था हुई या कहीं ऐसी चौकियार की व्यवस्था की गई, क्या रहा महिला सुरक्षा को लेकर? देखिए, हमारा पूरा जो इलाका है, इसमें मतलब इंफ्रा के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत लंबा इलाका था। तो थाना भी और तहसील भी, दो चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए रीस्ट्रक्चर करनी जरूरी थी। अगर हम देखें इधर से, तो काला गुमान से लेकर के बोरवा तक का इलाका है हमारा, बहुत लंबा है, 125-150 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें दिवेर थाना था, फिर आपका देवगढ़ थाना था, फिर भीम था, इसके बीच में एक बगड़ चौकी भी है। तो इन सब तमाम चीजों के बीच में हमारा एक 7 पंचायत क्षेत्र जो बोरवा शेखावास का था, वहां के व्यक्ति को अगर छोटी सी घटना भी हो तो 50-60 किलोमीटर चल के भीम आना पड़ता था। किसी की डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भीम आना पड़ता था। इन तमाम चीजों को हमने ध्यान रखा। 15-20 सालों में इस बात पे कोई ध्यान नहीं हुआ, और हमने वहाँ शेखावास बार में थाना खुलवाया। उसके बाद वहाँ उप तहसील भी खुली है। दिवेर हमारा दूर पड़ता था, क्योंकि भीम से दिवेर एक जमाबंदी की नकल कराना, एक जाति मूल का प्रमाण पत्र के लिए देना, एक काला गुमान का व्यक्ति ठेठ दिवेर से और काला गुमान से भीम जाए, तो अभी हमने दिवेर तहसील को स्टार्ट किया है, उप तहसील को। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, हमारे इलाके में सुरक्षा से रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि जितना आदमी का सड़क पे मूवमेंट होगा उतनी रिस्क बढ़ेगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और जहां तक जितना पुलिस की व्यवस्था उचित रहेगी, थाने ज्यादा रहेंगे, चौकियां ज्यादा रहेगी, तो निश्चित तौर पे इसका असर हमारी सुरक्षा पे पड़ेगा, ओवरऑल सिक्योरिटी पे। उसमें महिला सुरक्षा भी शामिल है। और हम ये चाहेंगे कि जब हम 2018 की बात करते हैं, सुरक्षा की जब आपने बात करी, इस पूरा कामली घाट और आसपास के क्षेत्र में लोग रात को 6 बजे बाद में निकला करते, इसको गैंगों का क्षेत्र कहा जाता है। हमारा सर उसमें नीचा हो जाता था सुनते। पुलिस वाले तक घबराते थे कि 7 बजे बाद में हमको इस वाला बैठ में नहीं जाना। आज आप देखिए, रात को 11-12 बजे किसी भी समय कानून व्यवस्था का राज है, उसमें परिवर्तन हुआ है। नौजवानों ने भी बहुत साथ दिया है, गलत गतिविधियों से अपने आप को पीछे खींचा है, और अच्छी एक्टिविटीज में सब शामिल। तो इसका क्या कारण है सर, युवा जो ये टर्न हो रहा है, इसका पीछे क्या? उनको लग रहा है कि भाई ये सरकार में हमारे को वेटेज मिल रहा है, यूथ जो बोलता है वो काम हो रहा है। आप सपना सोच सकते थे, जिस गांव में 1 लाख रुपए की हथाई मिलने की दिक्कत आती थी, 2 लाख रुपए की सलाई नहीं मिला करती थी, वहां 80 लाख रुपए का नौजवान के लिए स्टेडियम बन रहा है। आप इमेजिन कीजिए, मैनी फोल्ड ग्रोथ है, कोई 40 गुना, और वो भी एक नौजवान के लिए। उसका सर गर्व से ऊंचा है कि नहीं, मेरे इलाके में स्टेडियम है। आज देवगढ़ का हर व्यक्ति जो उस स्टेडियम को देखता है,
तो उसको चाहे वो उदयपुर जाए, चाहे भिलवाड़ा जाए, चाहे ब्यावर जाए, कहीं जाए, उसको कहता है भाई हमारा जैसा स्टेडियम आप लोगों के पास नहीं, गर्व से कहता है वो। और यही मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ का नौजवान गर्व से जाके कहीं भी कहता है। हमारे जैसे फ्लड लाइट्स में क्रिकेट मैच अभी पिछले दिनों कलेक्टर 11 और SDO 11 का मैच हुआ, तो हमने कलेक्टर साहब से पूछा आप राजसमंद में क्यों खेले, तो राजसमंद में फ्लड लाइट में खेलने के लिए व्यवस्था ही नहीं। तो ये गौरव की बात है देवगढ़ और भीम के लिए। तो ये जो प्राउड है ये हमारे नौजवान को फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं अगर सही दिशा में जाऊंगा, गलत काम हम छोड़ेंगे तो नौकरी की भी संभावना है, भविष्य भी अच्छा है, परिवार को भी अच्छे डायरेक्शन दे पाएंगे। तो ये थोड़ा सा काउंसलिंग भी थी, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी थी, थोड़ी पुलिस का भी एक्शन था, थोड़ा सोसाइटी का सपोर्ट भी था, सामाजिक संगठनों का सपोर्ट भी था, और हमने नौजवानों को पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि आप जुर्म की दुनिया से बाहर हो, क्योंकि ये जो इलाका है ये फौजियों का इलाका है। फौज से जुड़ो, गेम से जुड़ो, आप किसी न किसी अच्छी एक्टिविटी से जुड़ो। इसके कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है, प्रयास जारी है, आने वाले समय में इसमें काफी अच्छा चेंज आएगा। और जो स्कूल्स कॉलेजेस हम बना रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है, जैसे शेखावटी के लोगों का नाम होता है कि शेखावटी में आज गांव गांव में शेखावटी के टीचर लगे हुए, वैसे ही भीमदेवगढ़ के बच्चे चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो। सर जैसे कि एजुकेशन आपकी देखा जाए तो यहाँ कोचिंग सेंटर की भी कमी रहती है, तो क्या जो जैसे अनुप्रति योजना भी चल रही गवर्नमेंट की, तो उसका भी इधर कोई कोचिंग खोले तो उसको बेनिफिट मिल सके? देखिए मेरा तो विजन है, मैं 2020 में अगर कोरोना नहीं आता तो उसको लागू भी करवा देता, पर कोरोना ने हमको एक नई चीज सिखा दी। मैं चाहता था कि हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे हम लोग कोचिंग क्लासेस में, पर 2020 के बाद सारा माहौल बदल गया। 2 साल तो हम घरों में रह गए। फिर अब हमारे दिमाग में इस कोरोना ने हमको एक नई सौगात दी कि हम वर्चुअल क्लासेस दे सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लास। ये ऑनलाइन कोरोना की देन है, कोरोना से कई दुख भी आए, तो ऑनलाइन जो शिक्षा है ये कोरोना की देन है। तो मेरे भी अब हमारा जो अगला एजेंडा है, हम चाह रहे हैं कि हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे हम एक स्मार्ट क्लासरूम, चाहे ई क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम कम लाइब्रेरी का एक कैंपस बनाए। उस तरह का, तो उसका कैंपस हम बनाए, और उसमें हम लोग एक स्कीम बना करके अच्छे अच्छे लेक्चरर से, जो प्रोफेसर्स हैं, जो एजुकेशन के फील्ड के लोग हैं, उनको सबको शामिल करके उनसे हमारे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे, जो पढ़ना चाहते हैं नीचे, उनके लिए 25, 30, 40, 50 बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो उस कमरे में, अच्छा माहौल बने। और उस ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा हम उनको कहीं ना कहीं, चाहे PMT की, चाहे IIT की, चाहे किसी और फील्ड की, किसी भी क्षेत्र की, हम उसको हेल्प कर पाए, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम कुछ उसकी मदद कर पाए, वो हम प्लान कर रहे हैं। अगर हमारा ये सब कुछ अच्छे तरीके से इस साल में सैंक्शन हुआ तो साल 1.5 साल में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो सर जैसे कि यहाँ के स्थानीय चेयरमैन का देखा जाए तो वो कई राजनीतिक मंच पर ये कहते हैं कि यहाँ कार्य करने, विधायक कार्य नहीं करने दे रहे गए, या ऐसा जो प्रत्यारोप लगाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए जिसको काम करना होता है वो किसी का आरोप नहीं लगाता। मेरे को काम करना था, आप अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ आंदोलन करते, अगर हमारी कोई निष्क्रियता होती तो उसको दिखाते। जैसे केंद्र सरकार की निष्क्रियता थी और हमारा यह हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ, तो विपक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी थी, मैं 125 किलोमीटर पैदल चला अपने साथियों के साथ, भीमदेवगढ़ की तमाम जनता के साथ, और हमने 5 दिन में उस यात्रा को पूरा किया और अल्टीमेटम दिया कि हाईवे बनना चाहिए। तो विपक्ष का असली रोल तो ये होता है कि वो अपनी जनता के लिए खून पसीना बहाए, उसके लिए संघर्ष करे। आरोप लगाना बहुत छोटी चीज है, आरोप तो 1 मिनट का काम है। मैं भी आरोप लगा सकता था गडकरी जी नहीं बना रहे रोड, MP साइबर रोड नहीं बना रहे, पर मैंने उसके लिए हमने संघर्ष किया, और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि सांसद ने फिर उसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमने संघर्ष किया। तो जिसका जो रोल होता है उसको प्ले करना पड़ता है। हम ऑपोजिशन में थे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, तो हमको इसी तरीके से बात करनी थी। हमने संघर्ष किया, 125 किलोमीटर पैदल चले, उसके कारण हमने फिर ये अल्टीमेटम दिया कि अगर ये सड़क नहीं बनेगी तो भविष्य में यहाँ किसी तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं करने देंगे। और उसी का असर हुआ कि 7 दिन के अंदर सैंक्शन आई। जो 7 सालों से दिल्ली और जयपुर में, राजस्थान में सब जगह बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने तो अपना जवाब दिया था कि मैंने पहले ही ये लेटर भेज दिया था। देखिए आप सब गवाह हैं, सब आप गवाह हैं, सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि किस दिन सैंक्शन निकली है। लेटर भेजना एक अलग चीज होती है। हम जिस दिन पैदल चले हैं 125 किलोमीटर, उसके बाद जो जन सैलाब उमड़ा है, आप सब उसके गवाह रहे, हजारों की तादाद में लोग पैदल चले,
जो जनता को खिलाफ में होता देखा, तो दिल्ली की सरकार भी जागी, किसी ने रोका नहीं था 7 साल। आप देखिए 5 साल का टेन्योर तो ऐसा था जिसमें दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, एमपी भी बीजेपी की के थे हरिओम सिंह जी और हरी सिंह जी यहाँ से विधायक थे, पर कुछ नहीं हुआ। मौतें होती रही, डेली एवरेज एक आदमी की मौत हो रही थी, पर इनकी नींद नहीं जगी। ये हमने संघर्ष किया। तो इसलिए चेयरमैन साहब के लिए भी अगर उनको लगता है कि कोई हम काम नहीं कर रहे, तो वो कोई आंदोलन करते, कुछ करते, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारा सहयोग नहीं होता नगर पालिका को, तो क्या देवगढ़ में इतना बड़ा स्टेडियम बन जाता? इतना बड़ा स्टेडियम जो बना है, ये कोई एमएलए फंड से थोड़ी बना है। वो सब पूर्व गवर्नमेंट के साथ नहीं, इसी में कांग्रेस की जो या स्थानीय गवर्नमेंट थी उसके अंदर। हाँ, तो वो उस चेयरमैन की सक्रियता थी कि उन्होंने विधायक के प्रभाव को, उनके उपयोग किया। अंजना जोशी जो चेयरमैन थी, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होती। एक आदमी जब पद पे आता है तो उसकी व्यक्तिगत गुडविल काम आती है। अगर वो चाहती नहीं कि हमारे स्टेडियम नहीं बनाना है, या वो नकारात्मक रहती कि नहीं मेरे को नहीं बनाना है, और वो भी ऐसे आरोप लगाते रहती, तो शायद वो नहीं हो पाता। पर साथ मिलकर चलेंगे, और मेरे पे दुनिया कोई भी आरोप लगाए, सब आरोप मैं सुन सकता हूँ, जनता भी सुन सकती, पर पूरे राजस्थान में लोग जानते हैं कि सुदर्शन सिंह विकास को लेकर के कभी भी नकारात्मक नहीं है। चाहे किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, चाहे कांग्रेस को वोट दिया, पर मैंने तमाम काम उस इलाके के किए जो जरूरी थे। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां हमको 25-50 वोट भी नहीं मिले, पर हमने बड़ी बड़ी योजनाएं वहां की। देवगढ़ नगर पालिका की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, तो आप ये देखें कि कोई देवगढ़ नगर पालिका से मैं विधानसभा चुनाव में जीता नहीं था, पर वो सोच के मैंने कभी काम नहीं किया। मेरा सोच ये था कि देवगढ़ में खिलाड़ी हैं, नौजवान खेलना चाहता है, तो क्यों ना उनको फैसिलिटी दी जाए। और काम करने को लेकर के आप देख रहे हैं, सड़कें बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, पीएचसी बड़ी हो रही है, क्रमोन्नत हो रही है, पीएम के अंदर मदर चाइल्ड यूनिट खुल गया, एमसीएच विंग खुल गया। आने वाले समय में 20-25 करोड़ से बिल्डिंग बनेगी। देवगढ़ के लिए हमने अलग से पीएचसी की बिल्डिंग दे दी, सीएचसी की बिल्डिंग दे दी। कहीं पे इस तरह का सोच नहीं, वो खुद काम नहीं करना चाहते। और मेरा तो मैंने आज तक आरोप नहीं लगाया। मेरा एक प्रश्न है कि पिछले 2 सालों में नगर पालिका चेयरमैन ने इस देवगढ़ सिटी के लिए जो सफाई व्यवस्था है वो भी ठीक तरह से सूत्रों से तो ये कहा जाता है कि मीटिंग ही नहीं होने देते हमारी। बात पिछली जो नगर पालिका की जीसी हुई थी, वो सब आप लोग गवाह, मीडिया भी नहीं था। आपको पता है उस मीटिंग को किसने कैंसिल किया? अच्छे तरीके से बातचीत हुई थी, उसमें मैंने बात उठाई थी कि ऑडिटोरियम बने। क्या गलत थी बात? क्या हम बात नहीं उठा सकते अपनी पब्लिक के लिए? और उस ऑडिटोरियम के बाद पे वो आग हो गया। क्या ऑडिटोरियम का सपना कांग्रेस का विधायक नहीं देख सकता? क्या हमको हमारे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, यही मैं जो बात बोल रही हूँ कोचिंग के लिए, मेरा ऑडिटोरियम का सपना क्या था? जब मैं राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम का सपना फिर देख सकता हूँ, और वो आपके सामने है, पूरी दुनिया देखने आती है स्टेडियम। तो क्या अच्छा ऑडिटोरियम हमारी विजन से नहीं बन सकता था? मेरे अगर 10-15 देशों को घूम करके देखा है, तो मुझे कुछ अनुभव है उनको देखने का। मैं दुनिया घूम चुका हूँ। अगर मुझे मेरी शिक्षा का, मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, मैंने स्टेट गवर्नमेंट में काम किया एज इकोनॉमिस्ट, अगर मेरे ज्ञान का फायदा हमारे नौजवानों को मिल जाता तो क्या नुकसान है? पर नकारात्मक सोच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फोरमोस्ट एजेंडे में यूथ है, मेरे फोरमोस्ट एजेंडे में डेवलपमेंट है, और मैं हमेशा ये चाहूंगा कि भीम और देवगढ़ में कोई भी डेवलपमेंट के काम में हम पीछे नहीं रहे, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो। दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं राजस्थान में कि मैं हमेशा इसी बात के लिए संघर्षरत हूँ कि मेरे इलाके में जितना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो। इसी कारण मैं शायद ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो जो 70 सालों में काम हुआ वो हम 3.5 सालों में काम कराने में कामयाब। 70 सालों में जो भी हुआ वो हम 3.5 सालों में काम करें। 15वीं विधानसभा है, जो 14 विधानसभाओं में नहीं हुआ काम, वो हम इस 15वीं विधानसभा में करने में कामयाब। इतनी बड़ी जल योजना। आपके पिताजी जिस विधानसभा में, उससे ऊपर भी आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा काम हुआ है? निश्चित तौर पर काम हुआ है, तो हुआ ही। उस समय की योजना है जब मेरे फादर एमएलए थे 2003 से पहले। 2003 के पहले डीएमएफटी नहीं थी, 2003 के पहले नरेगा नहीं थी, 2003 के पहले एसएफसी का फंड नहीं था, 2003 के पहले विधायक को 2 करोड़ नहीं मिलता था, 2003 के पहले मगरा बोर्ड नहीं था, ये तमाम चीजें नहीं थी। तो उन्होंने उस परिदृश्य में जो काम किया था, वो अवेलेबल रिसोर्स कम था। 2003 के बाद दुनिया बदल गई, हम लोग इतने ज्यादा फंड हमारे पास मिलने लगे। 2003 के पहले कहाँ भीलवाड़ा के लिए चंबल योजना आई थी, 2003 के बाद चंबल योजना आई, और हम उस चंबल योजना फिर सब रह गए।
आरोप लगाना बहुत अच्छा है। ये लोग कहते हैं कि साहब ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। अरे भैया, ये काम आप 15 साल में करा देते। और मैं तो उन लोगों पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जो 15 साल कोई काम नहीं करा पाए और अब वापस राजनीति के क्षेत्र में आना चाहें कि हम करना चाहें। जनता जानना चाहेगी कि जो आप 15 साल में नहीं करा पाए और जो 3.5-4 साल में हो गया, उससे और ऊपर क्या करा पाओगे जिसके लिए आप राजनीति में आना चाहते हैं। या चेयरमैन साहब को ये बताना पड़ेगा कि मैंने 2 साल में क्या किया। हमारी रिपोर्ट कार्ड तो सामने है। सर, वो विपक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से ही आपको जीतने का मौका मिला है। अगर 2023 में भी ऐसा ही रहता है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो क्या रहेगा सर? देखिए, मेरा ये मानना है जनता के जनादेश का हमेशा आदर करना चाहिए। विपक्ष की इसी बौखलाहट पे मेरा ये हमेशा कहना होता है, जब आप 3 बार जीते तब भी त्रिकोणीय ही था, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता था। ऐसा कुछ नहीं है। जनता जिसको जनादेश देती है, जिसको जिताना चाहती है, उसको जिताती है और जनादेश का पूर्ण आदर करना चाहिए। इतना नहीं घबराना चाहिए उस जनादेश से। और रही बात आगे भविष्य में कितने त्रिकोणीय होंगे, 4 कोणीय होंगे, जो होगा वो भविष्य देखेगा। हम हमारे काम के बेस पर, हमारे गुड गवर्नेंस के बेस पर, हमारे एफर्ट्स के बेस पे, जो हमने यूथ के लिए किया, हमने जो महिलाओं के लिए, जो पेयजल के लिए किया, हम उसके बेस पे चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। हमारी सरकार के कामों के बेस पे, चिरंजीवी योजना के बेस पे जाएंगे, ओपीएस एनपीएस के बेस पे लोग चुनावी क्षेत्र में जाएंगे। इसलिए चाहे हमारी सरकार हो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे तमाम मंत्रीगण हो, चाहे हम लोगों ने मिलकर के जो काम किया, हम उसके बेस पे जाएंगे। और विपक्ष को ये बताना पड़ेगा कि 4 साल में आपने क्या आंदोलन किया, आपने क्या संघर्ष किया। 4 साल में एक आदमी भी घर से नहीं निकला आंदोलन करने के लिए। तो इसका मतलब या तो भीमदेवगढ़ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है विरोध करने का, और या फिर आप निष्क्रिय हो चुके हो, सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार बैठे हो। तो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और लोग पूछेंगे आपसे हिसाब किताब, आपके 15 साल में क्या होगा, और हमसे भी पूछेंगे अगर हम 5 साल में कुछ नहीं करते तो। पर हमारी उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और उसके सामने सिर्फ छोटे मोटे आरोपों को जनता समझती है। और यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग, यहाँ के सकारात्मक दृष्टि रखने वाले लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के लोग भी वो समझते हैं कि क्या 15 सालों में पूर्व विधायक ने काम किया कि नहीं किया। वो मन ही मन में जानते हैं कि व्यक्ति काम तो कर रहा है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे पार्टी लाइन से दूर हो। और मैं भी किसी आदमी के साथ द्वेषता के साथ काम नहीं कर रहा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ और ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के काम कर रहा हूँ कि जितना अच्छा मेरे इलाके में हो सके उसका प्रयास। सर, हमारा अंतिम सवाल रहेगा कि जो जनता द्वारा हमारे को भेजा गया था कि जो हमारे यहाँ की जो कॉलेज है उसका नाम परिवर्तन के लिए आपने कहा था, तो वो अभी तक कुछ... देखिए, मैंने नाम परिवर्तन के लिए नहीं कहा था, डिमांड आई थी। हाँ, जनता की डिमांड आई थी कि इसका और मैंने ये मांग भी अभी कोई 6 महीने पहले ही इसकी बात हुई थी, 6 महीने 8 महीने पहले ही। और मैंने उनको ये कहा था, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो कोई स्ट्रेट प्रतिनिधिमंडल अभी तक भी किसी ने बात नहीं करी है। अलग अलग फोरम से कोई बात कर रहा है, परंतु फिर भी मैंने कहा था कि एक सिटीजन काउंसिल बनावे हम लोग देवगढ़ में, और या एक सिटीजन का पूरा ग्रुप बनाए जो सभी वरिष्ठ नागरिक हों, सभी समाज के, सभी पार्टियों के, सभी इलाके के लोग हों, वो मिलजुल करके इसका एक बिल्कुल एजेंडा डिसाइड कर ले, ताकि वो यूनानिमस डिमांड हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अभी यहाँ पे, जब भी हम चंबल का शिलान्यास कराएंगे तो मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर के महीने में वो आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे तो हम इस बात को प्रमुखता से रख के इसको करवा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का नामकरण होना एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि मोटे मोटे तौर पे मुख्यमंत्री जी द्वारा ही लिया जाता है। अदरवाइज जो डोनर होता है, भामाशाह होता है, उसके नाम से वो बिल्डिंग का नामकरण होता है। पर फिर भी अगर देवगढ़ के लोगों की सबकी भावना है, और मेरा हमेशा ही मानना है यूनानिमस और कंसेंसस होना चाहिए किसी चीज के अंदर। यूनानिमिटी है, कंसेंसस है और सबकी मांग है, जन आकांक्षा है, तो निश्चित तौर पर पूरी होगी। हमने पूरे इस 4.25 साल के टेन्योर में जो लोगों ने मांगा वही किया, जो उनकी डिमांड थी, जैसा वो चाह रहे थे वैसा ही हुआ है। तो इसमें भी मेरा आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं सबको कहना चाहूंगा, देवगढ़ के और पूरे शहर के लोगों से, कि सब लोग मिलजुल करके इसकी एक यूनानिमस डिमांड देते, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दें तो एक रिप्रेजेंटेशन में लाएं और फिर उसके अंदर हम फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह जी, और इनसे हमने तमाम सवाल और उनके जवाब जाने। तो जुड़े रहे इसी के साथ, JS24 न्यूज के साथ।